यह कहानी आनंद की है। यह बात तब की है जब वह कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई में वह काफ़ी ज़्यादा होशियार था। उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। आनंद के घर में सिर्फ आनंद की माँ ही थी। आनंद के पापा बचपन में ही मर गए थे। उसकी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया, लेकिन अब आनंद चाहता था कि उसकी माँ पर काम का बोझ कम हो और घर की कुछ जिम्मेदारी वो उठाए और अपनी माँ की मदद करे। इसीलिए एक दिन उसने ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया और यह बात उसने अपने टीचर को बताई तो उसके सर को उसका यह आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसे कई सारी ट्यूशन मिलने लगी और वह ट्यूशन पढ़ाने लगा। आनंद 2 बजे फ्री हो जाता था और 4 बजे से सबके घर जाकर एक एक घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। आनंद की माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह इस वजह से काफ़ी अच्छा पैसा कमा ले रहा था और उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे थे। एक दिन उसके सर ने उससे कहा कि आनंद, मेरी एक ही बेटी है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान होगा। वह बहुत ही हैरान होकर उनकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि वह खुद भी एक टीचर हैं, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत कि उनकी बेटी को कोई और ट्यूशन पढ़ाए। लेकिन वह कहने लगे कि तुम सोच रहे होगे कि मैं खुद क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शरारती है और वह मुझसे नहीं पढ़ती। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दूंगा। उनकी यह बात सुनकर आनंद खुश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके सर के पास बहुत रुपए हैं और वह बहुत अमीर हैं। वह टीचिंग के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी किया करते हैं, जिसकी वजह से वह उसे काफ़ी अच्छी ट्यूशन फीस दे सकते हैं। फिर वह अपने सर की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया। उसने कह दिया कि ठीक है, मैं 2-3 दिन में ही आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर कहने लगे, बेटा तुम आज ही आ जाना। जैसे ही उसकी छुट्टी हुई तो वह सर के साथ ही उनके घर चला गया। उन्होंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। 3-4 मिनट के इंतज़ार के बाद उनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो उसको देखकर आनंद हैरान हो गया, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठी हुई लड़की कोई लड़की है या फिर कोई अप्सरा। वह लड़की आनंद के सामने आकर बैठ गई। इससे पहले उसने किसी भी लड़की से बात नहीं की थी, क्योंकि वह थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का था। वह जिन स्कूलों में पढ़ा था वह भी बॉयज़ कॉलेज थे और उसकी कोई बहन नहीं थी। वह एक लौता ही था। इस वजह से वह काफ़ी हिचकते हुए उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर वह उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद उसने उससे कहा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह कहकर वह घर चला गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। उस लड़की का नाम रश्मि था। रश्मि बहुत ही खूबसूरत थी। रश्मि उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस नेचर की लग रही थी। देखने में लग ही नहीं रहा था कि वह बहुत ज़्यादा शरारती हो सकती है। पर अगले दिन जब ट्यूशन पढ़ाने गया तो हैरान रह गया, क्योंकि वह बिना बताए रश्मि के घर चला गया था। जब उसने उसे हॉल में देखा तो जल्दी से अपनी आंखें झुका लीं। वह अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी। उसने रश्मि को बस एक नज़र ही देखा था, लेकिन रश्मि ने जैसे ही उसे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आई। उसने थोड़ी लॉन्ग सी शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले तो वह बहुत ही ज़्यादा मिनी टॉप पहने हुए थी। कहने लगी, सर कल मेरा टेस्ट है। आनंद ने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई थी। उसने रश्मि को वार्न किया कि तुम्हें इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। तो वह कहने लगी कि सर मेरी केमिस्ट्री बहुत कमज़ोर है और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छे नंबर ला पाऊंगी, लेकिन पास हो जाऊंगी। अब उसकी बात पर आनंद हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रश्मि रोने वाली है। इससे पहले कि वह रो देती उसने कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वह कहने लगी कि अगर मैं फेल हो गई तो सर आप मुझे
कोई भी सजा दे देना मुझे मंजूर है। उसकी बात पर आनंद शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसने कह दिया, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब तो आनंद इंतजार करने लगा कि रश्मि टेस्ट में फेल हो जाए और वो उसे कोई सजा दे सके। ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे रश्मि को तंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। और फिर अगले दिन उसे पता चला कि रश्मि टेस्ट में फेल हो गई तो वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर लाया और रश्मि से कहने लगा कि यह तुमने क्या कर दिया। मैंने तुम्हें केमिस्ट्री की इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी और तुम इस टेस्ट में फेल हो गई। उसका गुस्सा देख रश्मि डर गई थी। इससे पहले कि वह रो देती, उसने उसे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर फेल हो गई हो तो तुम्हें मेरी बात तो याद है। तो रश्मि कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर मैं पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या करती, मुझे केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है। वह बहुत मासूमियत से उससे कह रही थी। आनंद ने उससे कहा कि बताओ तुम्हें क्या सज़ा चाहिए। वह कहने लगी, मुझे आप जो भी सज़ा दें मंजूर है। रश्मि की मासूमियत और खूबसूरती पर आनंद का दिल आने लगा था। उसने एक नज़र उसके ऊपर डाली थी। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। उसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी सुंदरता को देखकर उसका दिल धड़कने लगा था। अजीब अजीब से ख्याल उसके मन में आ रहे थे। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। रश्मि बहुत ही मासूम थी। वह उसकी बात मान गई और उसके पास आकर बैठ गई। उससे आनंद ने पूछा कि तुम कितने साल की हो, तो उसने बताया कि वह 16 साल की है। रश्मि 16 साल की थी और आनंद 20 साल का था। उसने रश्मि से कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई भी सज़ा दूंगा तो क्या वह तुम अपने घर पर बताओगी। वह कहने लगी, सर मैं अपनी सज़ा क्यों बताऊंगी। अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई। इसीलिए मैं वह सज़ा किसी को भी नहीं बताऊंगी। आनंद बहुत खुश हो गया। रश्मि का गुलाबी चेहरा देखकर उसका मन किया कि उसे बाहों में भर के चूम ले, लेकिन उसके दिल का एक कोना यह करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसके संस्कार उसे रोक रहे थे। इसीलिए उसने खुद को समझाया और रश्मि से कहा कि मैं आज तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन आगे से अगर तुम किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती करोगी या फेल हो गई तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूंगा। चलो आज के लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। यह सुनकर रश्मि बहुत खुश हो गई और वह वापस उसको पढ़ाने लगा। एक दिन वह कॉलेज में ही था कि उसके सर उसके पास आए और कहने लगे, बेटा आनंद, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। उसने सर से कहा कि मैं क्लास ले लूं, उसके बाद आराम से आकर आपसे बात करता हूं। आपको मुझे जो भी कहना हो कह दीजिएगा। इस तरह क्लास के बाद वह सर के पास गया। सर बिजी थे। कुछ देर के बाद उन्होंने आनंद को अंदर बुलाया और कहने लगे कि बेटा बैठो, मैं तुमसे रश्मि के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह हैरान हो गया कि अचानक से उनका क्या बात करने का मन हो गया है। लेकिन सर कहने लगे, आनंद, मैं चाहता हूँ कि तुम रश्मि के साथ मेरे घर पर रुक जाओ। उनकी यह बात सुनकर आनंद हैरान हो गया था कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे ज़रूरी काम के सिलसिले से शहर के बाहर जाना है एक दिन के लिए, और शहर में मेरा कोई भी जानने वाला नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दूं, और अकेले उसे रहने में बहुत डर लगता है और उसके टेस्ट भी चल रहे हैं, इसीलिए मैं उसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। तो क्या तुम एक दिन के लिए मेरे घर पर आकर रुक सकते हो। रश्मि के साथ मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है।
टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरा एक बहुत पुराना नौकर है जो तुम लोगों के खाने पीने का पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन नौकर के भरोसे मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शैतान है। इसीलिए तुम सिर्फ उसकी देख रेख के लिए एक दिन वहाँ पर रुक जाओ। सर की बात सुनकर आनंद बहुत ही गहरी सोच में डूब गया कि वह क्या फैसला करे। उसने सोचा कि सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे कई सारी ट्यूशन दिलाई हैं और अगर मैंने इन्हें इनकार किया तो इन्हें बुरा लगेगा। तो उसने कह दिया कि सर आप परेशान मत होइए, मैं एक दिन के लिए आपके घर रुक जाऊंगा और रश्मि का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे ट्यूशन भी पढ़ा दूंगा। वह यह सब कह तो रहा था लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि यह फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह सोच रहा था कि रश्मि को देखकर उसका दिल बहकने लगता है, पर वह कहीं पर थोड़ा खुश भी था कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ उसे रहने को मिल रहा है। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की सोची कि वह तो पता नहीं इस बात पर क्या कहेंगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह उन्हें समझा देगा। यही सोचकर उसने सर को हाँ कह दी थी। उसके बाद आनंद स्कूल से सीधा अपने घर गया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, यह तुमने बहुत गलत फैसला किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी लड़की के साथ तुम अकेले रहो और अगर कोई बात हो जाए तो फिर हम दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे या फिर कोई झूठा इल्ज़ाम ही लगा दिया जाए। आज के ज़माने में कई तरह के लोग हैं। उसने अपनी माँ को समझाया कि सर बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हीं की वजह से आज हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी ट्यूशन दिलाई हैं। वह कहने लगी, यह बात तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए था। वह बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपको अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा नहीं है क्या? आप अपने संस्कारों पर भरोसा रखें। आनंद की माँ को आनंद पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उन्होंने जब देखा कि अब हाँ कर ही आया है तो उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। उसके बाद वह कुछ देर घर पर रुकने के बाद अपने सर के घर के लिए निकल गया और जब वह वहां पहुंचा तो सर वहां पर मौजूद थे, जो तैयार ही खड़े थे अपना बैग लेकर घर से जाने के लिए और आनंद का इंतजार कर रहे थे। आनंद को देखते ही वह बोले कि अच्छा हुआ आनंद जो तुम आ गए, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे देर भी हो रही है। रश्मि काफ़ी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा अपने टीचर को तंग नहीं करना, अब यह आपको पढ़ाएंगे और यहीं पर रहेंगे तुम्हारी देख रेख के लिए। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत शरारती हो, मुझे डर है कि कहीं टीचर को तुम तंग ना करो और वह तुम्हें डांट ना दे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें तुम तंग मत करना और वह जैसा पढ़ाएं वैसा ही पढ़ना, वह जो कहें उस बात को मानना, वही करना जो तुम्हारे सर कहें। रश्मि कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और तंग भी नहीं करूंगी। और फिर सर ने अपने नौकर मुकेश को बुलाया और उसे आनंद से मिलवाया कि ये रश्मि के सर हैं और आज यहीं रुकेंगे, इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। मुकेश ने कहा, मालिक आप बेफिक्र होकर जाएं। रश्मि के पापा ने उसके सर पर हाथ फेरा और वह अपना बैग लेकर घर से निकल गए। आनंद ने देखा रश्मि उदास थी। आनंद ने उसे समझाया कि एक दिन की ही बात है, सर कल लौट आएंगे, परेशान मत हो। उसके बाद आनंद वहीं सोफे पर बैठ गया और रश्मि को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, उसका दिल अजीब अंदाज में धड़क उठा था। वो जितना चाहता कि उस लड़की से खुद को दूर रखे, उतना ही उसका दिल उसकी तरफ खींचने लगा था, लेकिन वो खुद पर काबू किए हुए था। उसने रश्मि को केमिस्ट्री पढ़ा दी थी, लेकिन रश्मि को केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही थी, तो वह कहने लगी कि सर कल मुझे स्कूल नहीं जाना है, कल मेरी छुट्टी है, तो आप आगे की केमिस्ट्री मुझे कल पढ़ा दीजिएगा। आनंद को भी कॉलेज नहीं जाना था क्योंकि उसके कॉलेज में कल कोई फंक्शन था और वह उस फंक्शन को अटेंड नहीं करना चाहता था। घर में जो नौकर था उसका नाम मुकेश था।
उसकी उम्र कुछ 28 साल के आसपास की होगी। वह आनंद के लिए चाय नाश्ता लेकर आया। आनंद ने उस नौकर को काफ़ी देर से नोटिस किया होता है। वह बहुत ध्यान से उसे और रश्मि को देख रहा होता है। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वह सोचता कि शायद सर ने उससे कहा होगा कि तुम थोड़ा ध्यान दिए रहना, इसीलिए वह इतना घूर घूर के देख रहा है। फिर आनंद ने सोचा, चलो मुझे क्या। जब वह फ्रेश होकर आया तो वह नौकर रश्मि से कुछ बातचीत कर रहा था और उससे कह रहा था कि अपने सर से थोड़ा संभल कर रहना, ज़्यादा हंसी मजाक मत करना। आनंद को देखते ही वह नौकर चुप हो गया और वहाँ से चला गया। रात का समय हो गया था। नौकर ने उन दोनों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। आनंद ने रश्मि के साथ बैठकर जल्दी जल्दी से डिनर किया। उसके बाद वह गेस्ट रूम में जाकर लेट गया। आनंद पूरे दिन का थका हुआ था। पहले वह कॉलेज गया था, उसके बाद अपने घर और फिर सर के घर आ गया था। आज उसने बिल्कुल भी आराम नहीं की थी, इसीलिए लेटने के थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ गई। रश्मि अपने कमरे में चली गई थी। आधी रात को आनंद की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने जैसे ही लाइट जलाई तो देखा कि उसके पैरों के पास में रश्मि लेटी हुई है। उसे देखकर वह हड़बड़ा के खड़ा हो गया और बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह बोली कि सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मुझे अकेले नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे अकेले सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मुझे डर भी लगता है, इसीलिए मैं पापा के साथ उनके रूम में ही सोती हूँ, लेकिन वह आज नहीं है और इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने सोचा था कि आप सो रहे होंगे तो मैं वहीं आपके पैरों के पास लेटकर सो जाऊंगी। यह सुनकर आनंद गुस्सा होने लगा और तेज आवाज में बोला कि रश्मि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? तुम नहीं जानती कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है और इस तरह मेरे कमरे में सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रश्मि उसकी तेज आवाज़ सुनकर डर गई और रोने लगी और बोली कि मैं जानती हूँ, लेकिन अकेले घर में मुझे डर लगता है तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैंने तो बहुत कोशिश की अपने कमरे में अकेले सोने की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। उसे रोता देखकर आनंद का दिल पिघल गया और उसने रश्मि से कहा कि चलो अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ और रोना बंद करो। ऐसा करते हैं कि तुम इस बिस्तर पर लेट जाओ और मैं वहाँ सोफे पर लेटकर सो जाऊँगा। आज आनंद को बहुत तेज नींद आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यह नींद उसे थकान की वजह से आ रही है। रश्मि भी बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी। अंदर ही अंदर आनंद खुद को डांट रहा था। उसके दिमाग में यह बात आई क्यों नहीं कि अगर इसे डर लगता है तो यह अकेले कैसे सोएगी। अगर यह बात उसके दिमाग में आती तो वो सर को जरूर बोलता। रश्मि अब मज़े से मीठी नींद सो रही थी। उसके सोने का ढंग आनंद को डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वह बहुत ही खुले नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ा हुआ था। पूरा कंबल उतार के फेंक दिया था और बेड पर फैलकर सोई हुई थी। बार बार उसकी नज़र उसके ऊपर जा रही थी और उसके दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। उसने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब आगे कभी ऐसे रुकने को तैयार नहीं होगा। यह सब सोचते सोचते आनंद को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब आनंद की आंख खुली तो काफ़ी दिन निकल आया था। 10 बज रहे थे। रश्मि अभी भी सो रही थी। आनंद सोच रहा कि पता नहीं कैसे उसकी आंख नहीं खुली, वरना वैसे तो वह जल्दी उठ जाता था। उसने रश्मि को आवाज़ दी कि रश्मि उठो, काफ़ी देर हो गई। रश्मि ने उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया तो आनंद ने सोचा कि उसे हिलाए, लेकिन फिर उसके दिल ने कहा कि ये शायद उसे अच्छा ना लगे, पता नहीं वो क्या सोचे। फिर उसकी नज़र वहाँ पास रखे पानी के जग पर पड़ी तो उसने पानी के कुछ छींटे मारे, जिससे रश्मि हड़बड़ा के उठी। आनंद ने उससे सॉरी कहा और बोला, मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी पर तुम उठ नहीं रही थी, इसीलिए मुझे पानी डालना पड़ा। रश्मि जब उठी
तो वो अजीब तरह से चल रही थी। आनंद को ये देखकर बड़ा अजीब लगा। उसके बाद आनंद फ्रेश होने चला गया। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो मुकेश उसके लिए नाश्ता ले आया। रश्मि अब तक नाश्ते के लिए नहीं आई थी। आनंद ने सोचा वो उसे बुला लाए। वो रश्मि के कमरे में गया तो दरवाज़ा खुला था। रश्मि बिस्तर पर बैठी थी। आनंद ने उससे कहा, रश्मि चलो नाश्ता कर लो, तो उसने मना कर दिया। आनंद अंदर गया तो देखा रश्मि का चेहरा उतरा हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो वो बोली, पता नहीं सर, रात को जब सोई थी तब तो सब कुछ ठीक लग रहा था, पर जब से सुबह उठी हूँ शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में भी दिक्कत हो रही है। आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, चलो तुमको डॉक्टर को दिखा लाऊं। तो वो बोली, अभी तो मुझे बहुत थकान लग रही है, कुछ घंटे बाद पापा आ जाएंगे तो उनके साथ मैं चली जाऊंगी दवा लेने। आनंद ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाहर ड्राइंग रूम में हूँ, कोई दिक्कत लगे तो बुला लेना। रश्मि लेट गई और आनंद बाहर चला गया। वो अब ये सोचकर परेशान था कि सर पता नहीं क्या कहेंगे। 2 घंटे यूं ही सोच विचार में निकल गए और आनंद के सर घर वापस आ गए। उन्होंने आनंद से कहा कि रश्मि ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? आनंद ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर उसके सर बोले कि आखिर रश्मि है कहाँ, दिखाई नहीं पड़ रही। तो आनंद ने कहा, वह अपने कमरे में लेटी है, आज जब से वह सुबह से उठी है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनते ही उसके सर दौड़कर रश्मि के कमरे में गए और उन्होंने रश्मि को जगाया और पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है? रश्मि ने बताया कि सुबह से उसके शरीर में बेहद दर्द हो रहा है और उससे चला भी नहीं जा रहा है। यह सुनकर सर काफ़ी परेशान हो गए और आनंद से बोले कि इसे क्या हुआ है? तो आनंद ने कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रात को जब ये सोई थी तब तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, फिर पता नहीं सुबह इसे क्या हो गया। आनंद ने कहा कि मैंने बोला था कि चलो तुमको डॉक्टर को दिखा लाऊं, तो वह बोली कि जब पापा आएंगे तब उनके साथ ही जाऊंगी। तो उसके सर बोले कि ठीक है, मैं इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। आनंद अपने घर के लिए निकल गया और रश्मि के पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने रश्मि का चेकअप किया और उसके बाद उसे कुछ दवाइयाँ दी जिससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाए। रश्मि ने कुछ दिन वह दवाइयाँ खाईं तो उसे कुछ ठीक लगने लगा। लेकिन 1 हफ्ता गुजरने के बाद एक दिन रश्मि जब डिनर करने के लिए डाइनिंग एरिया में आ रही थी तो उसे चक्कर आ गए और वह गिर पड़ी। यह देखकर उसके पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वह उसे तुरंत फिर से डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने उसकी कुछ जांच की और उसे एडमिट कर लिया। जब उन जांचों की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। डॉक्टर के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर रश्मि के पापा ने उनसे पूछा कि क्या बात है? तो उन्होंने हिचकते हुए काफ़ी धीरे शब्दों में कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही रश्मि के पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो डॉक्टर बोला कि हमें कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, जो रिपोर्ट कह रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ देर तो रश्मि के पिता के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया और वह अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गए और रश्मि भी बुरी तरह से रोए चली जा रही थी। उसके थोड़ी देर बाद उसके पापा ने उससे पूछा कि यह सब क्या है, तुमने किसके साथ यह सब किया? तो वह रोने लगी और बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उस दिन सर के साथ उनके कमरे में रुक गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और अकेले नींद नहीं आ रही थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। यह सुनकर रश्मि के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके आनंद को अपने घर बुलाया। आनंद काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था।
क्योंकि फ़ोन पर उसके सर की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। जब आनंद उनके घर पर पहुंचा तो रश्मि के पिता ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह देखकर आनंद के होश ही उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उसने सर से पूछा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो उसका फ़ायदा ही उठा लिया। उसने कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने रश्मि के साथ कुछ भी नहीं किया है जिससे उसका फ़ायदा उठे। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, यह रिपोर्ट देखो। और वह रिपोर्ट उन्होंने आनंद के मुंह पर फेंक कर मार दी। आनंद ने जब वह रिपोर्ट उठाई, उसके अंदर लिखा हुआ पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि रश्मि प्रेग्नेंट है। अब तो आनंद के पसीने ही छूट गए और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सर से कहा कि मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, किसने किया। मैंने रश्मि के साथ कुछ भी नहीं किया, आप रश्मि से पूछ लें। उन्होंने कहा कि मुझे रश्मि ने सब कुछ बता दिया है। उसने बताया कि वह तुम्हारे साथ ही कमरे में सोई थी। उसके बाद जब सुबह उठी तो उसकी तबीयत खराब हो गई। आनंद ने कहा कि हाँ, यह बात तो ठीक है, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं तो रात में सो गया था और फिर सीधे सुबह उठा। आनंद के पास अपनी बेगुनाही को साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था। रश्मि के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगा और जब वह तुम्हें मारेगी तब तुम अपना पूरा सच कबूल कर लोगे। अब तो आनंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह यही सोच रहा था कि अगर यह बात उसकी माँ को पता चल गई तो वह तो जीते जी मर जाएंगी, क्योंकि वह तो पहले ही मना कर रही थी रश्मि के साथ सर के घर रुकने के लिए। लेकिन उसने ही कहा था कि वह अपने संस्कारों पर विश्वास रखें और वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उनकी या उसकी इज्जत पर कोई आँच आए। उधर रश्मि के पिता ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस वाले रश्मि के घर पर आ गए थे और आनंद को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। जब आनंद पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उन्होंने आनंद को देखा और देखकर बोले कि तुम आनंद शुक्ला हो, अमित शुक्ला के बेटे। तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और एक बार उन्होंने मुझे एक पार्टी में तुम्हें दिखाया था, लेकिन मेरी तुमसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो FIR लिखवाई जा रही है उसमें मैंने तुम्हारे पिता का नाम पढ़ा तो मैं तुम्हें पहचान गया। तुम इस तरीके का काम कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिता तो बहुत अच्छे इंसान थे, तुमने जरा भी उनके बारे में नहीं सोचा। तो आनंद उनके सामने रोने लगा और बोला कि अंकल, आप तो मेरे पापा के दोस्त हैं और आप जानते हैं कि मेरे पापा कितने अच्छे इंसान थे और उन्होंने मुझे भी उतने ही अच्छे संस्कार दिए हैं और मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरी मदद करें, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि लड़की प्रेग्नेंट है और नाबालिग भी। तुम नहीं जानते कि अगर यह इल्ज़ाम साबित हो गया तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और करियर भी। आनंद अब बुरी तरह से रोए चला जा रहा था और कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ यह सब किसने किया जिसका इल्ज़ाम मेरे सर पर लगाया जा रहा है और अब मैं कैसे साबित करूं? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तो आनंद के अंकल ने कहा कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने रश्मि के पिता से बात की और कहा कि पुलिस चाहती है कि एक बार पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए जाएं, क्योंकि यह जो लड़का है इसकी भी जिंदगी का सवाल है। अगर इसके ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम झूठ हुआ तो यह बेगुनाही में बहुत बुरी तरह से मर जाएगा और इसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो रश्मि के पिता बोले कि वह भी नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को सज़ा हो, लेकिन वह यह ज़रूर चाहते हैं कि जिसने उसकी बेटी के साथ गलत किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हो।
इसीलिए आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा। तो सीनियर इंस्पेक्टर बोले कि मैं चाहता हूं कि आप रश्मि का डीएनए टेस्ट करवाएं और घर में उस दिन जो भी मर्द मौजूद थे उन सभी के डीएनए से मैच करवाएं। रश्मि के पिता बोले कि उस दिन घर में रश्मि सिर्फ आनंद के साथ मौजूद थी और कोई भी नहीं था उस घर में, इसीलिए तो मैंने आनंद को उसके साथ रुकने के लिए कहा था। पुलिस स्टेशन में ही डॉक्टर को बुलाया गया और आनंद का ब्लड सैंपल ले लिया गया। उधर रश्मि का भी ब्लड सैंपल लिया गया और डीएनए टेस्ट करवाया गया। आनंद बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था और वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ और किसने किया जो रश्मि प्रेग्नेंट हो गई। तभी उसके दिमाग में मुकेश का ख्याल आया और उसने सोचा कि उस घर में उसके अलावा मुकेश भी तो था कहीं फिर उसने सीनियर इंस्पेक्टर को यह सब बातें बताईं और कहा कि सर मैं अकेला नहीं था, वहाँ पर मुकेश भी था। सीनियर इंस्पेक्टर ने तुरंत ही पुलिस के साथ में डॉक्टर को रश्मि के पिता के घर भेजा और जब वह पहुंचे तो मुकेश का ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेकर उसे रश्मि के ब्लड सैंपल से मैच करवाया। कुछ घंटों बाद दोनों रिपोर्ट आ गई थी। आनंद बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था कि पता नहीं रिपोर्ट में ऐसा क्या निकलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ पता ही ना चला हो और उससे कुछ गलत हो गया हो। थोड़ी देर बाद जो रिपोर्ट पुलिस के सामने आई उसे देखकर सीनियर इंस्पेक्टर के तो पसीने ही छूट गए और उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद देखो इस रिपोर्ट को, इसमें क्या लिखा हुआ है। और जब आनंद ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लिखा था कि रश्मि के पेट में जो बच्चा है उसका पिता मुकेश है। यह देखकर अब आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने लिए खुश हो या फिर रश्मि के लिए दुखी या फिर वह क्या करे, क्योंकि मन ही मन वह रश्मि को पसंद करने लगा था और उसे किसी और ने छुआ, यह सोचकर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। अब सारा सच सबके सामने आ गया था और पुलिस फोर्स रश्मि के घर पहुंच गई थी और जब वहां पहुंची तो मुकेश वहां से गायब था, फरार था। पुलिस फोर्स ने तुरंत ही मुकेश को ढूंढना शुरू किया और वह रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया और जब उससे पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। फिर पुलिस ने जब उसकी पिटाई की तो उसने बताया कि रश्मि बहुत खूबसूरत थी और उसकी बहुत दिनों से रश्मि पर नज़र थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तभी जब साहब घर से बाहर गए और ट्यूशन सर को घर बुलाया गया तो इससे अच्छा मौका उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि अगर वह कुछ करेगा और उसका नतीजा भी निकलेगा तो उसका सारा इल्ज़ाम ट्यूशन सर पर चला जाएगा। रात के खाने में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसे खाने के बाद रश्मि और आनंद दोनों ही गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद मुकेश ने रश्मि के साथ वह सब किया जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। जब यह सब बातें रश्मि को पता चली तो वह बहुत बुरी तरह से रो रही थी और आनंद को लेकर शर्मिंदा भी थी। उसने आनंद से माफ़ी मांगी और रश्मि के पिता ने भी आनंद से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर सीनियर इंस्पेक्टर सही से कार्रवाई नहीं करते तो आज एक बेगुनाह को सजा हो जाती। पर रश्मि के पिता बहुत ज़्यादा उदास थे कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ अब वह क्या करेंगे और समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे। रश्मि तो अपनी जान देने की बात कर रही थी। तो आनंद ने सर से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उसने कहा कि आप रश्मि की शादी मुझसे करवा दें। मैं रश्मि से बेहद प्यार करता हूँ और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। उसकी बात सुनकर सर सकते में आ गए और बोले कि यह तुम क्या कह रहे हो, तुम तो सच जानते हो। उसने कहा कि हाँ मैं सच जानता हूँ, लेकिन उसमें रश्मि की कोई गलती नहीं है, वह गलती मुकेश की थी और मैं रश्मि से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि शायद रश्मि भी मुझे मन ही मन पसंद करने लगी है। जब रश्मि के पापा ने रश्मि से पूछा तो उसने भी सहमति में सर हिलाया। उसे आनंद अच्छा लगता है, लेकिन रश्मि की उम्र अभी 16 साल की थी। तो आनंद ने कहा कि आप रश्मि का एबॉर्शन करवा दें अगर सब चीज़ ठीक रहती है तो, लेकिन अगर इससे रश्मि को कोई दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो फिर आप उसका एबॉर्शन मत करवाइएगा।
लेकिन जब डॉक्टर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एबॉर्शन सक्सेसफुल तरीके से किया जा सकता है। अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ हफ्ते भर ही हुआ है। उसके बाद रश्मि का एबॉर्शन हो गया और आनंद ने रश्मि को दिलासा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ है और वह अब उस हादसे को भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आनंद का प्यार पाकर रश्मि धीरे धीरे उस गम को भूलने लगी थी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। आनंद उसे रोज़ पढ़ाने आता था और इस तरह धीरे धीरे समय बीत गया और 2 साल गुजर गए। रश्मि अब कॉलेज में पहुंच गई थी और 18 साल की हो चुकी थी। रश्मि ने जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और आनंद को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह भी एक स्कूल में टीचर हो गया तो उन दोनों की खुशी खुशी शादी करवा दी गई और वह दोनों अब एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आज का समय ऐसा हो गया है कि आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों ना हो। महिलाएं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, बाहर तो सुरक्षा की बात ही मत करिए। अपने घर की महिलाओं पर ध्यान दें कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो उनका फ़ायदा उठा सके और अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है उसकी मर्जी के खिलाफ तो उसकी सज़ा उसे ना दें बल्कि उस व्यक्ति को दें जिसने वह दुर्व्यवहार किया है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।